मुझे कहते हैं जिया नौमान एंड वंस अगेन आप सबके सामने हाजिर हैं एक बहुत ही खूबसूरत सेट पे मौसीकी से भरे माहौल में। एक बार फिर K2 की स्क्रीन्स पे बहुत अरसा हो गया, बहुत महीने गुजर गए, लेकिन फिर भी जब भी हमेशा दोबारा इस स्क्रीन पे आती हूँ तो लगता नहीं है कि बहुत वक्त गुजर गया, क्योंकि एकदम से अपनायत का एहसास होता है इस कैमरे के सामने बैठ के और इस सेट को महसूस करके। आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सेफ होंगे और अपने अपने घरों में सुकून से हमारी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हमको देख रहे होंगे। आज वंस अगेन जिस शो के साथ आप सबके साथ सामने आई हूँ इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ़ यू। शो का नाम बताते साथ ही आपको ये तो पता चल जाएगा कि इस शो में मैं अकेली नहीं होंगी और ये शो सिर्फ मेरे ही बारे में नहीं है, बल्कि ये शो जिन लोगों के हवाले से है और जो लोग इस शो को लेके चलेंगे वो इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। अगर उनको लिविंग लेजेंड्स कहा जाए तो कम नहीं होगा। आई फील सो ऑनर्ड एंड वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम बिकॉज़ मैं खुद मौसीकी से मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है और मैं एक छोटी सी शागिर्द हूँ मौसीकी की। और ये शो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम देखने वालों के लिए, जितने भी लोग मौसीकी से शगफ़ रखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शो का नाम है सुर सांझे बाबर न्याजी और जावेद न्याजी के संग, और मेरे ख्याल है बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। नाम ले चुकी हूँ तो तारुफ तो होगा नहीं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर, कैसे हैं? जी सबसे पहले तो खुश आमदीद कहूँगी आपको इस शो की रौनक, बल्कि आप लोगों ने इस शो को लेके चलना है और मैंने आपके साथ यहाँ बैठ के बहुत कुछ सीखना है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। कैसे लोग इस प्रोग्राम को लेके कैरी करेंगे, चलेंगे इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम आपने बता तो दिया है, लेकिन हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि हम उन लोगों को याद करें जिन लोगों को हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन उनकी गाई हुई चीज़ें हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमारे कानों में, हमारे गलों में, हमारी यादों में, हमारे दिलों में जिंदा है, लेकिन पता नहीं क्या दौर आ गया कि हम उनके नाम नहीं लेते। और ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि आज का प्रोग्राम, जैसे आप भी हम बताएंगे कि वो किन के बारे में है, इस तरह हर हफ्ते हम एक लेजेंड के ऊपर प्रोग्राम किया करेंगे। उनकी बातें किया करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, उनके गाए हुए गाने बताएंगे और बल्कि सुनाएंगे। गाए तो नहीं जाएंगे मगर सुनाएंगे। बल्कि यहाँ पे तो ये जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत न्यूज़ है कि हमारे साथ ये जो दो बहुत ही बड़े उस्ताद मौजूद हैं वो यहाँ पे हमारे साथ बातचीत तो करेंगे, हमें सिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, हिस्ट्री भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स, जैसे सर ने बोला कि गाए जाते हैं लेकिन उनके क्रेडिट्स नहीं मिलते, तो वो किसने गाए, कब गाए, किस सन में गाए, किस फिल्म के लिए गाए और राइटर कौन थे, उनके कंपोज़र कौन थे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे लाइव मौसीकी भी होगी और आपको पता है कि मौसीकी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है जब तक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ना हों। तो हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड पे शामिल मौजूद हैं, बहुत ही टैलेंटेड है अपने काम में, बहुत ही आगे हैं माशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास तबले में अमूस मौजूद हैं, आई होप ठीक हैं सर आप। और उसके साथ ज़ीशान हमारे पास ढोलक पे मौजूद हैं। तो इन सब के साथ और हमारे दो जो उस्ताद यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ इस शो को हम लेके चलेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि इस शो में सिर्फ हम किसी एक चीज़ पे बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का ये जो पहला शो है, ये जो आगाज़ है जो आज हमने करना है इस शो का, इस ग्रैंड शो का, क्योंकि हमारे साथ ये जो लेजेंड्स बैठे हुए हैं कि जिनके फ़र्जंद हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है। अगर मौसीकी की दुनिया का और फोक की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। और बहुत बड़े सॉन्ग्स दे गए हमको, बहुत चीज़ें सिखा गए हमको और उनकी लेगेसी को लेके ये चल रहे हैं। और आज का शो जो ट्रिब्यूट है वो तुफैल न्याजी साहब के लिए हम करेंगे। एंड आई फील सो ऑनर्ड एंड हैप्पी सर कि आप लोगों से मुझे यूँ मिलने का मौका मिला है और जब जब मिलता है बहुत खुशी होती है। लेकिन तुफैल न्याजी साहब से तो अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं हो सकी कभी इस तरह से, लेकिन आप लोगों से मिलना डेफिनेटली वैसा तो नहीं कह सकती जैसे क्या पता उनसे मिलके क्या फीलिंग होती है, लेकिन आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आज का शो जिस तरह से हम लेके चलेंगे, मैं चाहूँगी आप हमें थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहले इस चीज़ का आगाज़ कैसे हुआ। इतने बड़े उस्ताद के, इतने बड़े लेजेंड के एक तो आप फर्जंद है, तो पहले तो वो फीलिंग मुझे डिस्क्राइब करें कि वो क्या फीलिंग है। हाँ जिया, बात यह है कि बड़े आदमी का बेटा होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इसके सामने बहुत सारे इम्तिहानात होते हैं। लोग मानते नहीं पहले तो, क्योंकि उनके साथ टाई डाल देते हैं। मतलब कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन यार उनकी क्या बात थी। ये बड़े आदमी का बेटा होना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन
मुश्किल आदमी का बेटा होना तो बहुत ही बड़ी बात। मुश्किल का। तो हम बड़े आदमी तो थे लेकिन मुश्किल बाप के बेटे हैं। अरे उन्होंने जो काम किया बहुत मुश्किल काम किया, और हमारे हिस्से में जो काम आया वो वाकई बहुत मुश्किल था। और देखने वालों की, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुनते हैं, जो हमें देखते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कहीं ना कहीं अपने जहनों में, अपने दिलों में थोड़ी सी जगह दी कि ये भी फ़नकार हैं, और फ़नकार कहना शुरू कर दिया। और इस तरह से हम लोगों के सामने आ गए। लेकिन ये इतनी बड़ी ग्राउंड है म्यूज़िक की कि इसमें आप सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं तो भी आप इसको पार नहीं कर सकते। सीखने का अमल जो है, ये ऐसा समंदर है, हमने हमेशा सुना अपने बड़ों से कि एक ऐसा समंदर है कि इसकी गहराई आप नहीं कभी भी अंदाज़ा लगा सकते। हर लम्हा, हर वक्त, हर स्टेज पे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सर, मैं आपसे पूछूंगी कि शुरू से आप इस्लामाबाद में ही रिहाइश है आपकी? नहीं, शुरू से पार्टीशन जब पाकिस्तान बना तो वालिद साहब इंडिया में थे। अच्छा। तो वहाँ से फिर माइग्रेट होके पाकिस्तान आए। ठीक है। इंडिया जलंधर पंजाब में ना, पंजाब होशियारपुर जाए ना जलंधर से, तो रास्ते में एक स्टेशन आता कठार। हम गए थे अपने वालिद का वो घर देखने, जहाँ के वालिद पैदा हुए। 2 दफ़ा हम गए वहाँ। तो एक है शाम 84 घराना। शाम 84 वो उस्ताद सलामत अली खान साहब के नाम से शाम 84 घराना बन गया। शाम 84 उस्ताद सलामत अली खान साहब के नाम से बन गया। और उसके बिल्कुल साथ गांव है मडेरा। अच्छा। वो मडेरा में तुफैल न्याजी पैदा हुए। वो मडेरा वाले कहते हैं जी हमारा नहीं, ये तुफैल न्याजी साहब का क्या कह रहे हैं? ये गांव है। मतलब बहुत ही आप इधर से खड़े होके शाम 84 की फसलें देख सकते हैं। वो बिल्कुल साथ, मतलब डेफिनेटली ठीक है। वहाँ से फिर माइग्रेट हो गए, ये मुल्तान आ गए, पाकिस्तान जब बना मुल्तान आ गए। और मुल्तान से इन्होंने अपना काम शुरू किया, गाना वाना शुरू किया, जो भी था। पार्टीशन में बहुत, फैसलाबाद भी आके रिहाइश कर लिए, फैसलाबाद घर ले लिया, एक मुल्तान, कभी मुल्तान होते थे कभी फैसलाबाद। फिर लाहौर में चूँकि रेडियो शुरू हो गया इनके काम, 60 की 50 के एंड में, 55-57 में रेडियो शुरू कर लिया। और रेडियो में रिकॉर्डिंग्स शुरू हो गई। तो फिर मुल्तान से लाहौर आना पड़ता था। तो फिर इन्होंने लाहौर में क़याम करना शुरू कर दिया। काफ़ी अरसा ने स्ट्रगल थी ना जी। तो चूँकि इन्होंने म्यूज़िक की तो सारी सिनफें जो होती है, थिएटर होता है, थिएटर अपना बनाया, थिएटर में बहुत नाम पैदा किया, थिएटर में बहुत सारे बड़े बड़े नाम शागिर्द किए। और आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक बहुत नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, बाली जट्टी साहबा का। अच्छा। वो इतना बड़ा नाम बन गया, वो मेरे वालिद की शागिर्द थी। और बहुत सारे शागिर्द, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी डिस्कशन है कि जिसके बारे में मेरे ख्याल से अल्फाज हमारे हमेशा ख़त्म नहीं होंगे। इतने सारे लोग जिनको तुफैल न्याजी साहब लेके आए इंडस्ट्री में, उनको इंट्रोड्यूस करवाया, उनको वो जो पुश आपको किसी भी एक न्यू कमर को चाहिए होता है, उनको लॉन्च करना। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन सबका नाम लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि शो के आगाज़ में हम ज़रा तुफैल न्याजी साहब की ज़िंदगी पे बना हुआ एक पैकेज चल के देखते हैं, ताकि आप सबको भी पता चले। और उसके बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बैक जनाब, हम देख रहे थे ये बहुत ही खूबसूरत सा पैकेज, जिसमें हमें तुफैल न्याजी साहब की ज़िंदगी के ऊपर, उनकी जो लेगेसी है, जो उनके सॉन्ग्स हैं, जैसे कि उनको अवार्ड्स, किन किन अवार्ड्स से उनको नवाजा गया, उस सब के बारे में आपने देखा। तो कमिंग बैक टू यू सर, कैसा लगता है जब आप अपने फादर के ऊपर ऐसा पैकेज देख रहे होते हैं, या ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उनके अवार्ड्स, उनके अचीवमेंट्स? वो सारा कुछ देख के अपने आप को बिल्कुल आर्टिस्ट कहना दिल नहीं चाहता कि हम भी फनकार हैं। डेफिनेटली आपने जैसे बोला था शुरू में कि जब आप किसी बहुत बड़े इंसान के, किसी बहुत ही बड़ी शख्सियत के बेटे होते हैं तो आप कहीं छुप जाते हो। मैंने अक्सर ये कहावत भी सुनी है कि जो घना और बहुत बड़ा दरख्त होता है, उसके नीचे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, वो कहीं गायब हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये ख्याल नहीं, 500-600% मैं कह सकता हूँ, 100% नहीं। ये उनकी दुआ थी, मेरी माँ की दुआ थी कि हम लोगों को उस पेड़ के नीचे नज़र आना शुरू हुए, वगरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रहा था अब्बा की कि जब वो वहाँ से उन्होंने सारी सिनफें जो थी म्यूज़िक की, उन्होंने प्रैक्टिकल किया, थिएटर किया, फिर खुले मैदानों में पंडाल लगते थे, उसमें गाए, फिर ढोलों के साथ गाए। क्या कहने। और फिर ये उस वक्त का दौर था जब के अब्बा बताया करते थे कि लाइट नहीं थी मैदानों में, गैस जलाया करते थे, और बगैर माइक के परफॉर्म करना ऑडियंस के लिए हजारों लोग, कितने लोग, बड़ा नाम होता था उन्होंने। तो फिर वो इधर आगे लाहौर में आना शुरू किया, रेडियो शुरू कर दिया। रेडियो के बाद उनको फिल्में मिलने शुरू हो गई। अच्छा। फिल्म के म्यूज़िक, बहुत सारे फिल्में उन्होंने की।
और फिल्मों के दौरान ही ये आ गया पाकिस्तान टेलीविज़न, पीटीवी आ गया। तो पीटीवी के पहले सिंगर जैसे के साथ लोग जानते हैं, पहली आवाज़ और पहली तस्वीर जो सिंगर्स में आई वो तो फैल नियाज़ी साहब की थी। अच्छा, वहाँ से काम तो बहुत फिर उनका हो गया। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में मैडम मलका तरूजा साहबा से गवाया, मेहदी साहब से, बहुत सारे लोगों से गवाया। तो फिर उनको इस्लामाबाद में फैज़ अहमद फैज़ साहब ने पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल बनाई। ये 70 की दिहाई की बात है, 72 में 71 में। तो जब ये बना PNCA तो उन्होंने फिर एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर तो फैज़ साहब को कॉल किया कि हमने आपको अपॉइंट किया, आप यहाँ आएँ। तो वो छोड़ के यहाँ आ गए और फिर PNC के साथ काम करते रहे। चूँकि उसमें खालिद सईद भट्ट साहब भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते थे और एक शोबे में जो थे वो अक्सी मुफ्ती होते थे। अक्सी मुफ्ती साहब जो थे वो वालिद के बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, बहुत ही मोहब्बत थी उनकी, बहुत प्यार था। तो उन्होंने कहा कि तोफैल साहब एक दफ्तर बनाते हैं जिसमें हम अलग से हेरिटेज फोक हेरिटेज बनाएं। तो उन्होंने फिर ये लोक विरसा बनाया। तो वो फिर PNCA को छोड़ के उसको अक्सी मुफ्ती के साथ अभी आपने जिक्र किया अक्सी साहब का, तो वो हमारे साथ लाइन पे भी हैं और कल्चरल स्कॉलर हैं और बहुत बड़ा नाम है, मुमताज़ मुफ्ती साहब के साहबजादे हैं। तो उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे मिजाज हैं आपके? मुझे खुशी है कि आप मोहम्मद तोफैल नियाज़ी के प्रोग्राम कर रही हैं, क्योंकि मोहम्मद तोफैल नियाज़ी तो बहुत बड़े लेजेंड हैं पाकिस्तान के, अब बहुत बड़े हैं वो। मेरे ख्याल में जैसे कुछ अदीब होते हैं जो अदीबों के अदीब होते हैं, अरे वाह, और कुछ गायक होते हैं जो गाने वालों के गायक होते हैं। तो मोहम्मद तोफैल नियाज़ी जो हैं वो बेशक के हमारी एलीट सोसाइटी में मकबूल हुए हों या ना हुए हों, वैसे हैं, लेकिन उनको हर गाने वाला उनकी कदर करता था वो मैं जानता हूँ। और वो बड़े बाकमाल गाने वाले थे और बड़े निडर और बड़े बहादुर और बड़े बेबाक गाने वाले थे। उन जैसा गाने वाला सदियों में पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे। उनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने भांत भांत की गायकी सीखी थी, हत्ता के वो कर्नाटक संगीत भी जानते थे, वो क्लासिकी संगीत भी जानते थे। उन्होंने कई घराने जो थे मोसीकी के, उनसे उन्होंने कुछ न कुछ सीखा था और असल में वो फोक सिंगर थे। तो बल्कि उनका अलमिया ये था कि वो फोक सिंगर थे, लेकिन वो फोक सिंगर नहीं थे, वो तो गायकों के गायक थे। अरे वाह, क्या तो उनको समझने के लिए तो आपको उस्ताद सलामत अली खान को फोन करना पड़ेगा, जो वो भी नहीं है, उनसे पूछिए कि मोहम्मद तोफैल क्या है। अरे वाह, क्या बात है सर। हमारे साथ इस वक्त उनके फर्जंद बाबर नियाज़ी और जावेद नियाज़ी साहब भी मौजूद है। मैं चाहूंगी कि अगर आप इनके बारे में भी हमें कुछ बताएं सर। आप ये बड़े गिफ्टेड हैं, इनको अल्लाह मियां की देन है, खास तौर पे जावेद जो हैं। और बाबर की भी मैं बड़ी कदर करता हूँ क्योंकि बाबर ने बड़ी मेहनत से सीखा है। बाबर शुरू में कुंडली तमाशे में पड़ गए, लेकिन अब वो कायद हैं। और इनका बेटा भी, मैं तो हैरान हो गया हूँ, जहांगीर, वो इस कदर अच्छा गा रहा है जिसका जवाब नहीं है। इन दोनों को बहुत दाद है सर। और इंशाल्लाह घबराए ना, एक दिन इनको इनका मुकाम मिलेगा पाकिस्तान में। सर उस गाने के बारे में बताएं, हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा। वो थोड़ी सी वो गाना मैं तो बहुत छोटा था, तो रेडियो पाकिस्तान पे उन दिनों, आज 25 बरस पहले की बात है, एक जश्न बहारा हुआ था जी। तो एक दिन मैंने, वो रेडियो ही होता था, मैंने रेडियो ऑन किया तो एक अजीब सी एक हंसी की आवाज नहीं होती, उस आवाज, ऐसी आवाज से मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी। मैं उस्ताद सलामत अली खान को बहुत सुनता था, पटियाला घराने को मैंने बहुत सुना, क्लासिकी मूसीकी मैंने बहुत सुनी, लेकिन ये एक बंदा अजीबोगरीब एक लोकगीत गा रहा था, हाय और रब्बा नहीं लगता दिल मेरा। वाह, क्या बात। मैं तो उस गाने को सुन के, और मैं हालांकि जश्न बहारा पे नहीं जाता था, मैं वीडियो के लिए प्रोड्यूस करता था उस जमाने में, मैंने स्कूटर पकड़ा वेस्पा और मैं दौड़ के गिरा रहा था
और मैंने कहा कि वो बंदा मुझे दिखाई दे जो गाना गा रहा तो वो गरीब शक्ल उस वक्त मुझे अजीब लगा। एक बंदा जो है कान में मुंदरी डाली हुई और भारी सी आवाज वाला, उन्होंने मुझे मोहम्मद तुफैल से मिलाया। मैंने उसी वक्त उनको स्कूटर पे बिठाया और घर लाया। बस उसके बाद वो कहीं नहीं गए, मेरे साथ ही रहे। वो PNK में कभी भी नहीं थे। असल बात यह है कि लोग विरसा जो है उसी में थे। लोग विरसा पहले PNK के साथ होता, तो PNK से जब मैंने अपने आप को अलहदा कर लिया तो तुफैल साहब मेरे साथ ही आ गए, क्योंकि मेरे साथ ही रहे, वो सारी जिंदगी मेरे साथ है। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं तुफैल के साथ मेरी दोस्ती थी और मैंने उनको बहुत सुना है। मेरे पास उनकी बहुत रिकॉर्डिंग है। अल्लाह उनको खुश रखे और मुझे यकीन है कि इस वक्त वो जन्नत में बैठे होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। उनके इर्द गिर्द अशफाक अहमद और बानो कुतिया और सब मंडी लगा के बैठे होंगे, उनको गाना सुना रहे। क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और इतनी हमें खूबसूरत मेमोरीज और इतनी प्यारी बातें बताने का। और मेरे ख्याल से शो के पहले सॉन्ग की तरफ अगर हम सर चलें, अपनी ऑडियंस को बगैर मजीद इंतज़ार करवाए। जी बिल्कुल। मेरा दिल चाह रहा है कि क्योंकि वालिद साहब थे, उन्होंने फिल्म के लिए भी बहुत काम किया है, तो ऐसे पहला प्रोग्राम है। दिल चाह रहा है कि अहमद साहब ने एक फिल्म बनाई थी धूप और साए। अच्छा। उसका म्यूज़िक जो था मेरे अब्बा ने दिया था, तुफैल नेजी साहब ने उसमें खुद भी गाए थे। और वो फिल्म मनी नेजी साहब ने लिखा था, उसके गाने लिखे थे और तुफैल नेजी साहब ने उसको कंपोज किया था। उसकी एक हमद जो मैडम नूरजहाँ साहिबा से, मलका तरन्नुम नूरजहाँ साहिबा से गवाई थी, बहुत खूबसूरत थी। वो हम उससे शुरू करते हैं, हम से शुरू करते हैं। क्यों नहीं। तुफैल नेजी साहब की कंपोजिशन है ये। शाम शहर हाल में शम्मे जला देता है तू। शाम शहर हाल में शम्मे जला देता है तू। याद आकर इस नगर में हौसला देता है रखता है तू अर्ज़ो समा को देर तक रखता है तू अर्ज़ो समा को मुंतज़िर। देता है तू। शाम शहर हाल में
एक फसाने को हकीकत सा बना देता है तू। शाम शहरे फौल में शम्मे जला देता है तू। याद आकर इस नगर में हौसला देता है तू। क्या बात है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। और ये बहुत ही एक सोलफुल, बहुत ही एक अजीब सी कैफियत में आपने मुब्तला कर दिया। खूबसूरत कॉम्पोजिशन, और जिस तरह से आप लोग एक बड़े सिंक्रोनाइज्ड तरीके से, आप तो डेफिनेटली यू गाइज आर टीचर्स, और आप लोग तो वो जो आप लोगों की रियाजत है वो सर नज़र आती है। वो जब आप लोगों को मैं देख रही थी परफॉर्म करते हुए, आप लोगों के हाथ हारमोनियम पे सेम कीज़ पे और वो सेम उठाना, ये चीज़ बहुत उम्र लग जाती है इस चीज़ नहीं, बस ये अल्लाह की मेहरबानी है। बस इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं है। बेशक बेशक ऐसे ही वो कहता रहता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं का रौला डाला हुआ है, लेकिन है सारा उसी की करम नवाजी है। और बहुत गिनती के लोग हैं दुनिया में जिनको अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़, और उसके साथ साथ आवाज़ अच्छा होना तो एक अल्लाह ताला की देन है ही, लेकिन उसके साथ अक्ल और शऊर होना बहुत ज़रूरी है। उस आवाज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, वो आवाज़ लोगों तक कैसे पहुंचानी है, एक मौसीकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मेरे ख्याल से, जब भी वो कोई चीज़, अपनी कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा होता है। आप देखिए कि 70-80 लोगों को कमांड करना, सबके ऊपर नज़र रखनी, एक एक तार को सुनना कि कोई तार बेसुरी हो रही है, कुछ सुर में हो रही है, वो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। मौसीकार की जिम्मेदारी कहाँ से गड़बड़ हो रही है, कहाँ से कट ठीक हो रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन म्यूज़िक हमारे यहाँ असल में किसी चीज़ की भी कदर नहीं की जाती। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है। इतने इतने हीरे, इतने इतने बड़े लाल हमने हाथों से गवा दी। सच्ची बात है, हमने उनको प्रिजर्व नहीं किया। ये बड़ी दुख की बात है। मैं एक दिन एक आदमी से कह रहा था कि यार रोशना बेगम दोबारा कब आएंगी, हमने उनको प्रिजर्व ही नहीं किया। उस तरह से डॉक्यूमेंट्री, उनकी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए थी बहुत बड़ी। लेकिन ये सर मैं आज बहुत खुश हूँ, बल्कि इस चीज़ का सेहरा K2 टेलीविज़न को जाता है, आप लोगों को जाता है कि ये थॉट आप लेके आए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। और कभी ना बच्चे जो आजकल की जनरेशन है वो जानती नहीं है कि बल्कि अभी बैक स्टेज आपने मुझे जो अभी बता रहे थे एक वाकया कि आपसे किसी हाँ जी कि आप उनकी गज़ल, मैंने कहा भाई उनकी गज़ल नहीं, ये इनकी गज़ल है। आपको अच्छा ये कौन, अरे यार ये कौन, क्योंकि हमारा कसूर, इसलिए मैं अपना कसूर नहीं कहता, हम तो गाए बातें करते ही रहते हैं। ये जिनके हाथ में म्यूज़िक है, जो प्रमोट कर रहे हैं म्यूज़िक, ये उनका कसूर है। बल्कि जितने भी वो आर्टिस्ट हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जिनको लोग सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने बहुत बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि जब भी आप किसी सॉन्ग को, किसी लेजेंड के सॉन्ग को, किसी मैम नूर जहाँ के सॉन्ग को, मेहदी हसन खान साहब के, गुलाम अली साहब के, तुफैल न्याज़ी साहब के किसी गाने को दोबारा से गाने का सोचें और उसको प्रॉपर लॉन्च करने का सोचें, तो मेक श्योर कि आप क्रेडिट्स उनको ज़रूर दें। अभी आप अक्षय साहब का सुन रही थी जी, अक्षय साहब फरमा रहे थे कि अपनी जवानी की बात बता रहे थे। बिल्कुल। जब कॉलेज में पढ़ते थे तो ही वॉज टू यंग, तो इन्होंने हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा वो रेडियो पे सुना, तो कह रहे मैं सुन के उनका दीवाना हो गया। आपने सुना कि मैं उनके पीछे आ गया, तो फिर मैंने उनको नहीं छोड़ा, उनका मिला और बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें जो थी, पता नहीं हमारे पैदा होने से पहले की कंपोजिशंस हैं। बेशक ऐसे फिर जिनके हिस्से में आ गई, जिनके नाम से वो निकल आई, अल्लाह ताला उनको बहिश्तों में जगह दे और उनको उनके अगले रास्ते भी आसान करे। इसके कंपोज़र ये असल में ये गाना तुफैल न्याज़ी साहब का बहुत पुराना, हिंदुस्तान में जब रहते थे उस वक्त ही गाया करते थे। और इसके जो लिखारी थे, शायर थे, वो इकबाल हैदरी साहब थे। अच्छा। तो बाद में जब रेशमा जी से गवाया गया तो फिर जिसकी पोइट्री चेंज की, कोई नास गई सपनी तो रोवे सपेरा, वो राजस्थान का और रेगिस्तानी बीच में माहौल डाला। तो वो मंजूर झल्ला साहब एक शायर होते थे बहुत बड़े, उनसे कह के ये लिखवाया गया। और कंपोजिशन चूँकि वो रेडियो पे, जैसे अक्षय साहब ने सुना, इस तरह उस रेडियो का दौर था, तो उन्होंने भी रेशमा जी ने रेडियो पे सुना गाना,
उनको अच्छा लगा, उनके जहन में बैठा, क्या उन्होंने याद किया, तो उन्होंने ऑडिशन इस गाने का दिया। क्या और जब इसका ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा। और तो फैल सलीम गाने साहब ने कहा तो फैल यार ये तेरा गाना बड़ा सोना गा, तो कह रहे गवा दे। वो बड़े लोग थे असल में, वो तंग दिल नहीं थे, उनके पास कमी थोड़ी थी माल की। ऐसे ही है कि ये गाना कोई गा लेगा तो हम क्या करेंगे। लग गया तो उन्होंने कहा बस ठीक है। सोचिए मैडम इसका रेशमा, मेरा दिल चाह रहा है कि उस वैसा तो नहीं गाया जाएगा, मगर जैसे वो तो वालिद साहब हमारे गाया करते थे ना, उसके ओरिजिनल जो बोल थे, प्लीज प्लीज वो दो आई उसके वुड लव ओरिजिनल बोल और उसकी ओरिजिनल जो शक्ल है वो प्लीज बिल्कुल। प्लीज प्लीज जरूर। एक थे जिंद आपे फाते, उस बेपरवाह दे नाल कितना साले ओला गर्ज नियाज नहीं मनदा अते करदा टाल मुटाले कितना साल असां लख दर्द इजहार के तम कोई मेहर नजर ना भाए कितना साल गुलाब फरीदा बाजो सजना दे साडा मंदड़ा हाल कितना साल हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। जापे पिया सजना दे बाज हंगेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। दसो कोई इलाज इस टूटे हुए दिल दा, दसो कोई इलाज, दसो कोई इलाज इस टूटे हुए दिल दा, करा की बहाना दिल भर नहीं मिलदा, करा की बहाना दिल भर नहीं मिलदा। आखो कोई यार पावे फिर आओ, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल करके करार होए करार सबे भुले
ਵੇ ਭੁੱਲਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੰਝੂ ਬਣ ਬਣ ਡੁੱਲਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੰਝੂ ਬਣ ਬਣ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣੇਗਾ क्या कहने, क्या बात। असल वर्जन वाह ये वाह असल वर्जन, इसकी असल पोइट्री ये थी, लेकिन बाद में फिर वो नस गई सपनी रोवे स्पेरा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गाया। अल्लाह ताला उनको क्या बख्शतों में जगह दे। सजना वांग और सजना बाज होया हनेरा। होया हनेरा, वाह। ये हाय जो रब्बन। असल इसका वर्जन हाँ। और इसकी जो असल पोइट्री ये आपसे ये आज हाँ, मुझे जी हाँ। सुनने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नहीं। और बहुत ही खूबसूरत, मेरे ख्याल से जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो इस वक्त बहुत ही महजूज हो रहे होंगे इन बातों से, इस पोइट्री से, इस माहौल से, इस सेट से। यहाँ पे हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इसी तरह से मौसीकी और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक कहेंगे आपको इस शो सुर सांझे जावेद न्याजी और बाबर न्याजी के संग में, और हमारा संग है अभी यहीं पे मौजूद है। ब्रेक से पहले सर आप एक सॉन्ग का जिक्र कर रहे थे, बल्कि आप हमें सुनाएंगे। वो अलाका आउट एक फिल्म बनी जिसका म्यूजिक अब्बा ने दिया, और मलका नूरजहां साहिबा से गीत वो रिकॉर्ड करवाया, मुझे बहुत पसंद है। उसके बोल इतने वो अच्छे हैं। इकबाल अली साहब ने लिखा था। अच्छा, अल्लड़ ते इश्क से आना, अल्लड़ कहते बहुत छोटी उम्र को। अच्छा, छोटी उम्र को। नी मैं अल्लड़ ते इश्क से आना एदी सार ना जाना। क्या एक्सप्रेशन उसमें, क्या है बात। अच्छा, टेक्निकली जो सुर लग रहा है वो भी जैसे सारे गामा पादा नी सा है, तो उसमें जो नी जो लिखा गया है उसमें निखार जो है उसी को इस्तेमाल किया है। ओ वाह। ते इश्क से आना एदी सार न जाना, हाय नी मैं अल्लड़ ते इश्क से आना। एदी सार ना जाना, नी मैं ते इश्क से आना। शर्मा मैनू रोक दिया गल गल दे रल टोक दिया दिल चौंदा प्यार जगाना, एदी सार ना जाना, हाय नी मैं ते इश्क से आना। मैं नचदी मेरा प्यार भी नचदा, दिल दा इक इक तार भी नचदा, तार भी नचदा। असां नच नच यार मनाउणा, तेरी सार ना जाना, हाय नी मैं ते इश्क से आना। क्या बात है, नी में अल्लड़ ते इश्क से आना। क्या वाह। खूबसूरत कंपोजिशन, क्या बोल, क्या खूबसूरत कंपोजिशन लिखा गया। ये भी इकबाल हैदी साहब का लिखा हुआ। और सर ये भी बहुत बड़ी आयरनी है कि आजकल ऐसे
गीत नहीं लिखे जाते। हाँ, ये भी है कि जो हम तक पोएट्री पहुंची वो बहुत नायाब। हम दोनों भाई, अब आगे पोएट्री नहीं मिल रही ना। ये आप अपने आप को बड़ा लकी समझते होंगे इस हवाले से कि आपके टाइम पे लिखाई की, पोइट्री की, चीज़ों की कदर बहुत थी। और आजकल तो मतलब कोई मेरा नहीं ख्याल किसी भी गाने को जब बनाने का सोचा जाता है तो वो जो सिंगर है वो खुद ही कहता है यार ये कॉम्पोजिशन है, इस पे ये लिख देता हूँ। हाँ, बस हाँ। वही आंखों से बात शुरू होती है, बालों पे ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल उस वक्त अच्छा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेक्निकली निखात लग रहा है, तो उन्होंने निखात को नी कहते हैं, सारे गाँव पादा नी, तो उन्होंने वो पंजाबी का जब नी गल सुन तो उन्होंने नी का इस्तेमाल नी पे बड़ा किया है। सुर का इस्तेमाल भी वो कहते थे कि ये वो सारे गाँव पादा निसा जो है बेटा हमें कहा करते गुफ्तगू करते थे कि ये आपके पास जो सारे गाँव पादा निसा 7 सुर हैं, ये रंग है आपका, पेंट है, जस्ट लाइक कलर है ये, कलर से पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश किया बनानी है। सर मैं इधर ही एक सवाल मेरे जहन में आया कि आपका जो बचपन था तुफैल नियाज़ी साहब के साथ, तो वो जो आपको सिखाने का अमल था वो क्या तरीकाकार था उनका? सख्त मिजाज थे या प्यार से समझाते थे, क्या तरीका था उनका? वो उनका मतलब कि एज ए टीचर, एज ए वालिद, उनको जिस एंगल से भी देखते हैं ना तो कमाल ही शख्सियत नजर हमारे वालिद भी थे, दोस्त भी थे, उस्ताद भी थे और इंस्पिरेशन भी थी हमारी। क्या वो वाले थे कि जिनकी नज़र से ही आप डर जाते थे और वो गुस्से से देखते थे, या वो उन्हें आके? अरे नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत सॉफ्ट थे। अच्छा, मगर दबदबा बहुत था उनका, मतलब एक वो था उनका अपना एक बहुत ज़्यादा। देख के आप, क्या बात है। जरूरत नहीं पड़ती थी उनको झड़का देने की, ओए ऐसे करने की। तो आप शरारती बच्चे बिल्कुल भी नहीं, शरारती तो हम माशाल्लाह काफी थे, ये तो नहीं कह बाबर बहुत था, मैं कम था। बाहर का बहुत बड़े मज़ेदार, बड़े ही शफीक, बड़े ही क्या बताएं बस। अच्छा, उन्होंने ना हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं इस फील्ड की तरफ, आपका अपना रुझान था इस तरफ। उन्हें देख के, क्योंकि जाहिर है अब्बा के जो दोस्त थे वो बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स, पर्सनैलिटी घर में आया करती थी, ठहरे रहते थे, तो उनकी तरफ देख के शौक के काश यार हम लोग भी इस तरह का करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कभी ये ज़रूर करना, इधर आओ ये करो, ये फलां। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके, जब वो सर ने बताया था ना कि बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब आप किसी बड़े इंसान के बेटे होते हैं, और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका पहलू है कि आप पे इम्पोज ना की जाए कोई चीज़ कि ये आपने करना है म्यूज़िक क्योंकि हम म्यूज़िक करें। आपका अपना वो, आपने जब उनको देखा और आपने जब उनकी लेगेसी को देखा, आपने उनकी प्रेजेंस को देखा, उनके म्यूज़िक को, टेस्ट को, तो डेफिनेटली लोगों ने जो उनको रिस्पेक्ट देनी, तो दिल चाहता था कि यार। यहाँ पे हमें जो है एक मैसेज भी आप लोगों को सुनाना है गुलाम अब्बास साहब की तरफ से। माशाल्लाह, हम चाहेंगे कि चल के वो मैसेज सुनते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो फिर बातचीत भी करेंगे और गाना भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद नियाज़ी साहब, बाबर नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जनाब उस्ताद तुफैल नियाज़ी साहब के मुतालिक कुछ कहने का मौका दिया और उनके साथ गुजरे हुए लम्हात का जिक्र करने को कहा। मैं इस छोटे से क्लिप में क्या उनके फ़न का अहाता कर सकता हूँ और मेरी बिसात भी क्या है। मैं एक तिफ़्ल मकतब हूँ, मौसीकी का एक छोटा सा बच्चा हूँ जो आज तक सीख के अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुफैल नियाज़ी साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ऐसा अछूता और ऐसा अलग अंदाज का आर्टिस्ट मैंने अपनी 50 साल ज़िंदगी में तो नहीं देखा। जो मेरी फ़नी ज़िंदगी है, म्यूज़िक की ज़िंदगी, 50 साल मुझे हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो इस तरह गाता हो। अपने काम के अछूता आर्टिस्ट, अपने काम के यकता आर्टिस्ट। 25 साल तक मौसीकी कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद में मुझे मौका मिला, मुझे शर्फ हासिल हुआ, मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैं उस महफिल में, उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गाता था और बड़े बड़े आर्टिस्ट भी गाते थे उसमें, गज़ल गायक। उस्ताद तुफैल नियाज़ी साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो बेडार गाते थे। बेडार गाना, शायद वो इस ज़िम्न में कहते हैं कि वो शायद ये कोई गाने की सिन्फ में कोई बुरी बात है। मैं समझता हूँ कि बेडार नहीं था उनका गाना ही तो डार में शामिल होने वाला था, तो वो ख़ुद एक डार थे। तो क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में अगर मैं बात करूं तो तुफैल नियाज़ी साहब
क्लासिकल म्यूज़िक बाकायदा तौर पे गाते थे और क्लासिकल म्यूज़िक के गुलिस्तान में सैर करते हुए मुख्तलिफ फूलों के रंगों को दिखाते हुए सुनाते हुए वापस गुलिस्तान के अपने दरवाज़े पे आ जाते थे। तो मैं समझता हूँ एक राग से दूसरे राग में मुंतकिल होना और उसके बाद फिर उससे अगले राग में मुंतकिल होना, फिर अपनी मर्ज़ी से ये तमाम रंग दिखाते हुए पहले राग पे आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी यकताई की बात है। और दूसरा, अगर वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ आएँ तो उन्हें वेस्टर्न म्यूज़िक को भी इस कदर अच्छा गाया, तमाम लोगों के लिए हैरान कुन बात होगी। मेरी अपनी बिसात जो है, मैं यूँ समझाऊँ कि जितना भी आजकल वेस्टर्न म्यूज़िक हो रहा है तो फ़ैज़ल नियाज़ी साहब के गाने को स्लो करके अगर सुना जाए तो मिसाल के तौर पे सी शार्प माइनर सुर रख लिया जाए और ये समझे कि फ़ैज़ल नियाज़ी साहब ने इस सुर पे, इस कॉर्ड पे, सी शार्प माइनर पे शुरू किया है गाना, ये उनका स्केल है। और उसके साथ जितने भी कॉर्ड रिलेटेड होंगे, रिलेटिव कॉर्ड्स जितने भी होंगे, वो किसी को कहाँ से छूते हुए और वापस उसी माइनर स्केल पे किस तरह आएंगे और अपने उस मेजर कॉर्ड पे जो उनका सी माइनर गाने का कॉर्ड है, सी शार्प माइनर, तो किस तरह जम करेंगे उसमें आके उन तमाम कॉर्ड्स को। तो सोच जो है वो दंग रह जाती है कि ऐसा आर्टिस्ट भी मौजूद है। अगर उनसे फिलबती हो जाता था ऐसा, या अचानक हो जाता था और दोबारा नहीं वो कर सकते थे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो किसी रास्ते से वाकिफ़ हो वही वहाँ चल सकता है और फिर वापसी का रास्ता याद हो तो वापस आ सकता है। इसलिए ये काम बखूबी तो फ़ैज़ल नियाज़ी साहब करते थे। हमें उनको सुन के सीखने का मौका मिला, उनके पास बैठ के सीखने का मौका मिला और कई लोगों को उनको सुन के सीखने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि हम खुश नसीब हैं कि हम तो फ़ैज़ल नियाज़ी साहब के इस गाने के अहद में ज़िंदा रहे और उनसे बहुत कुछ सीखते रहे। जी वेलकम बैक जनाब। मैसेज सुन रहे थे हम गुलाम अब्बास साहब का, क्या कहेंगे सर? जी क्या, गुलाम अब्बास भाई तो खुद हमारे खुद एक लेजेंड्स लिविंग लेजेंड है भाई। बहुत ये वो बंदे हैं जिन्होंने उन लोगों के साथ काम भी किया, उनके साथ सोबत की, बैठे उनके साथ, उनसे बातें की, उनका गाना सुना और जी भर के बातें की। थैंक यू सो मच गुलाम अब्बास भाई, मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और चल के सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज जो हमारे पड़ोसी मुल्क के आर्टिस्ट, बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, दलेर मेहदी साहब, उन्होंने भेजा है हमारे लेजेंड फ़ैज़ल नियाज़ी साहब के लिए। चल के सुनते हैं उनका मैसेज। थैंक यू नियाज़ी ब्रदर, आप सबने मुझे शामिल किया इस गुफ्तगू के अंदर। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो तफ़ैल साहब का जो गाना था उसके अंदर पंजाब की तो बहुत बहुत झलक थी। और एक बात यह कि उनका अपना ही अंदाज था, उस अंदाज को सिर्फ मैंने उन्हीं से सुना है, उस अंदाज को कभी मैंने किसी और से नहीं सुना। तो हम ये कह नहीं सकते कि वो ये जो गायकी थी उनकी फलां जगह से उन्होंने सीखी, फलां जगह से उठाया, ऐसा कुछ नहीं था। उनका एक अपना खुद का क्रिएशन थी और उसमें बहुत ज़्यादा योगदान जो था कि उनकी गायकी में पंजाब का गाना तो था ही, साथ में वृंदावन का जो गाना होता है, राजधारियों का जो गाना था, राजधारी जो बिल्कुल प्योर क्लासिकल गाते हैं, जो राग से बिल्कुल बाहर नहीं जाते, और उनको वो भी गाना पता था। उनको फिर जो रबाबी शैली होती कीर्तन की, गुरु घर की जो है, उनको वो भी मालूम थी गाने की। और बेस्ट ये कमाल है इसके अंदर के उनको कर्नाटक यानी कि इंडिया का जो साउथ पार्ट है, ये एक अंग होता है वहां का, और उनको वो भी अंग मालूम था। तो कमाल की ये बात थी कि उनकी गायकी बहुत उम्दा थी। और सारा पंजाब तब से 1947 से सारा पंजाब, चाहे वो लाहौर साइड का हो, चाहे वो अमृतसर साइड का हो,
पूरे पंजाब के जितने अभी तक सिंगर आए हैं और जितने गा रहे हैं, सब उनको बहुत मानते हैं, उनको उनकी गायकी को फॉलो करते हैं। लेटेस्ट जैसे सुखविंदर बाजी है और दलेर मेहंदी है, हम उनके जैसा खूबसूरत तवैल साहब के जैसा नहीं गा सकते, लेकिन हम फॉलो जरूर करते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं। और उन्होंने फोक में बहुत कमाल किया, बट क्या फोक को क्लासिकल वे में प्रेजेंट किया, ये वही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता। आगे मुझे बहुत खुशी है कि नियाजी बदर, बाबर भाई और जावेद साहब, आपके अंदर भी हूबहू बहुत शक्ल उनके गाने की नजर आती है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि शुक्र है बहुत कम ऐसे उस्ताद लोग होते हैं कि जिनके आगे बच्चे औलाद उस चीज को फॉलो करें, हो नहीं पाता। लेकिन ये उन्हीं की आप सबके ब्लेसिंग है, रब की मेहरबानी है कि आप सब बहुत बहुत अच्छा निभाते हो, बहुत अच्छा गाते हो। और बस उनके बारे में और मैं क्या कहूँ, तो फैल साहब बस अपने आप में बहुत बहुत एक गायकी का अजूबा थे। रब रखा, लव यू। थैंक यू, शुक्रिया दिलेर भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बड़ी मोहब्बत। जी दिलेर भाईजान, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा थोड़ा बोलना। आज के शो में ये तो हमारे साथ मौजूद है, बल्कि हमारे साथ जो मैसेजेस भी आए हैं और जो कॉल भी आ गई है, अच्छा वो बहुत बड़े बड़े लोगों की आ गई है, और मेरे ख्याल से जो देखने वाले हैं वो बड़ा महसूस हो रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात हमारी अच्छी नहीं आपको लगी तो हम क्या कह सकते हैं, बातें तो करनी चाहिए, सच्ची बातें कड़वी होती है करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपसे माजूद करेंगे कि अगर हमारी बातें को अच्छी नहीं लगी तो उसको दरगुजर कीजिएगा, लेकिन सच सुनना चाहिए, सच्ची बातें हमने की, कोई ऐसी अपने पास बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो आज का हमारा सिलसिला रहा मौसीकी का, जिसमें हमने मौसीकी सुनी भी, बात भी की, तो फ़ैल नियाज़ी साहब की ज़िंदगी के ऊपर बात की, उनके सफ़र के ऊपर बात की, मौसीकी का जो उनका सफ़र था। और बहुत बड़ी एक चीज़ जो हम सबको तो मालूम है, लेकिन मैं ऑडियंस को एक बार फिर से बताती चलूँ कि हमारे साथ ये दोनों जो लेजेंड्स मौजूद हैं, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस माशाल्लाह इनको 2009 में मिला, और ये तो हैट्रिक हो गई सर आपके वालिद मोहतरम फ़ैल नियाज़ी साहब को, फिर आपको जावेद नियाज़ी, बाबर नियाज़ी, तीनों को जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, और ये अल्लाह ताला की देन होती है डेफिनेटली। और ये जो तोहफ़ा है, ये अवार्ड जो हैं, ये जो आपकी इज़्ज़त में इजाफा करते हैं, ये भी डेफिनेटली अल्लाह ताला की देन है, और हमें इस बात पे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा तो बहुत लगे, और ये एक ऐसी बैठक है, ये एक ऐसी महफिल है जिसको ख़त्म करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ये सर वाली बात, जैसे सर जावेद ने अभी बोला कि ये एक एपिसोड में या एक बैठक में हमारी डिस्कशन तो फ़ैल नियाज़ी साहब पे ख़त्म नहीं होगी, किसी भी आर्टिस्ट पे। अगर हम महमूद जहां के ऊपर बात करना शुरू करें या मेहदी हसन खान साहब के ऊपर बात करना शुरू करें, तो वो हमारी बात नहीं ख़त्म होगी, उसके ऊपर हम बेतहाशा शो कर सकते हैं, बहुत गाने। और इंशाल्लाह जब हमारा दिल करेगा तो हम रिपीट भी किया करेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने अच्छा कर दिया, ये मेरे दिल की बात आपने की कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा काम है, वो एक एपिसोड में नहीं हो सकेगा, तो हम उनके लिए एक आध एपिसोड छोड़ के फिर आगे जाके फिर उनकी याद को, फिर उनके बारे में बोल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक बार बेहद शुक्रिया अदा करूंगी सर आपका और आप दोनों का। आप लोग इस शो की जो है वो क्या कहते हैं कि 4 चांद लगा देंगे हमेशा जब बैठेंगे, और हमारे देखने वाले भी महसूस होंगे। हमारे म्यूजिशियंस का बेहद शुक्रिया, क्योंकि इनके बगैर मौसीकी इनकम्प्लीट है। शामिल भाई अमूस और जीशान, आप सबका, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आखिर में मैं चाहूँगी, हम आखिर में हमारे जो डायरेक्टर हैं मुदस्सिर, उनकी एक फरमाइश है बहुत देर से कि जी वो आप जो तुफैल नियाज़ी साहब को उन्होंने कहीं कैसेट पे गाना सुना होगा, वो पुराना गाना है, वांड कुट्टे तेरे शक्ने मारते। मैंने कहा हाँ वो गाना, कह रहे वो तो इब्रार ने भी गाया। मैं कहा जी इब्रार हक साहब ने भी गाया था, लेकिन वो रीडू किया था उन्होंने, वो अब्बा ने। बहुत पुरानी बात है, वो सुनाते हैं जी, क्योंकि उनकी भी बात सुननी चाहिए ना। इतनी देर से वो पेन में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे। लो जी तो आपके लिए मैनू तेरे इश्क ने मार सुटिया, मैनू तेरे
नी कबूतर बन के पावा फेरियां, नी कबूतर बन के पावा फेरियां। चली रेलनी चली रेलनी चली रेलनी चली रेलनी, सोने रब ने ओ सोने रब ने कराया तेरा मेरा मेल, ओ सोने रब ने कराया तेरा मेरा मेल, ओ सोने रब ने कराया तेरा मेरा मेल। सिट पैसा वो सिट पैसा, सिट पैसा वे सिट पैसा, सिट पैसा वे सिट पैसा। बीबा सच दस ओ बीबा सच दस, तेरा तेरा दिल कैसा, सानू सच दस बीबा तेरा दिल कैसा, ओ सानू सच दस बीबा तेरा दिल कैसा। और नेरियां जान नेरियां, और नेरियां जान नेरियां, नी कबूतर नी कबूतर बन के पावा फेरियां, नी कबूतर बन के पावा फेरियां।